नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम पुष्कर धामी का आज का कार्यक्रम 3 बजे IRDT ऑडिटोरियम पहुंचेंगे सीएम धामी। पुस्तक मेले का करेंगे उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने सीएम धामी को लिखा पत्र, प्रेम अग्रवाल व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग। चमोली में रेस्क्यू अभियान पूरा, लापता 4 श्रमिकों के मिले शव, 8 हुई मृतकों की संख्या, 46 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। प्रदेश में 4 साल में 2.5 गुना बढ़े अति कुपोषित बच्चे। केंद्र प्रदेश सरकार की ओर 130 का बजट खर्च। पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया पूर्वानुमान में आएगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का और अब सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ का बजट पेश कर रहे हैं। के लिए 4.5 करोड़ एवं 10 महाविद्यालयों में छात्रावास पुनर्निर्माण के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। करडेगा जिला जसपुर में महाविद्यालय के निर्माण के लिए 21 शासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। स्वास्थ्य अध्यक्ष महोदय शहीद वी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश 70,20,000 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रदान करने के 1500 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के में 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हमारे संकल्प पत्र के अनुसार विकासखंडों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 50 विकास खंड हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर चिकित्सालय रायपुर इस एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है। हमारे सरकार के विगत 1 वर्ष से यहाँ कार्डियक बाईपास भी प्रारंभ हो गया है। इसके विस्तार हेतु 10 करोड़ रुपए का इस बजट में रखा गया है। निसंतान दंपतियों के लिए IVF तकनीक एक बड़ी उम्मीद कर उभरा है, लेकिन महंगा होने की वजह आर्थिक रूप से कम दंपति इसका लाभ नहीं ले पाते। सरकारी स्थानों पे इस अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा व्यवस्था नहीं रहती। इसका ध्यान रखते हुए निसंतान दंपतियों को लाभ पहुंचाने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्री रोग में ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित किया जाए। इस हेतु 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। यह प्रदेश के शासकीय मेडिकल में पहली बार इस तरह के केंद्र की स्थापना होगी। मेकाहारा स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान विभाग वन्य विभाग हेतु प्रथम चरण में 20 के चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था भी की जाएगी। हम अपने सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बना रहे हैं। इसके लिए मेकाहारा में 28.5 करोड़ के 3 टेराई मशीन, 26 करोड़ के 256 स्लाइस CT स्कैन मशीन लगाई जाएगी। महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में 14 करोड़ की लागत से 128 स्लाइस CT स्कैन मशीन स्थापित की। मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन की दृष्टि से निर्णय प्रणाली को विकेंद्रीकृत करते हुए उनकी वित्तीय अधिक में न बढ़ोतरी की गई है, बल्कि मेडिकल कॉलेज अच्छे तरीके से चालित हों, इस अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी किया गया है। जयपुर में 100 बिस्तर अस्पताल एवं कोरबा जिला में 220 अस्पताल, राजानवागांव जिला काम, भेज्जी जिला सुकमा में PHC की स्थापना, पचपेड़ी बिलासपुर के PHC का उन्नयन, ग्राम कटवार महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सब हेल्थ सेंटर, इन पदों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी तरह सरोना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल, सरिया नारायणगढ़ बिलाईगढ़ जिला, नवागढ़ बेमेत जिला, कटघोरा कोरबा जिला CHC का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किए जाने हेतु प्रावधान किया गया है। मोती मुंगेली भंडारपुरी रायपुर, सिरिमकेला जिला जसपुर में की स्थापना, कोदबा जसपुर, धरसीवा रायपुर तथा तरेगल कबीरधाम के CHC का उन्नयन, तखतपुर में मातृ शिशु अस्पताल की स्थापना करने हेतु भी पदों एवं भवन की आर्थिक प्रावधान किया गया।
सेंद्री बिलासपुर के मानसिक चिकित्सालय, कुरुद धमतरी महासमुंद के 100 बिस्तर अस्पताल, गौरेला पेंड्रा मरवाही एवं गरियाबंद के जिला चिकित्सालय, पुर के 100 बिस्तर अस्पताल को 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड किया जाए। सनावल रामपुर जिला, पिपरिया कबीरधाम जिला, गिरौदपुरी बलौदा बाजार जिला, दरहागांव मुंगेली जिला में सीएचसी हेतु ग्राम कोदवा गोडान कबीरधाम इस सब हेल्थ सेंटर के भवनों का निर्माण किए जाने हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। राज्य को नेचुरोपैथी हब के रूप में विकसित करने से 10 बेड वाले 4 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना हेतु भी 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुर्वेद रायपुर के सुदृढ़ीकरण हेतु इस बजट में 4 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में विश्व स्तरीय और मध्य भारत का सबसे अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, अध्यक्ष महोदय, खेती का मानव जीवन में इतना अधिक महत्व है कि हम खेती करने वालों को विकास की दौड़ में कैसे पीछे छूटने दे सकते हैं। हम किसान भाइयों आय बढ़ाने एवं उनके उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष में हमने प्रदेश के 25,49,000 किसानों से 49 लाख से अधिक 1,49,00,000 टन से अधिक धान खरीद अब तक के किसी भी वर्ष में की गई सबसे अधिक धान खरीदी है। अध्यक्ष महोदय से माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने कार्यभार संभाला है। प्रदेश किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है। कृषक उन योजना के लिए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5,62,000 भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 रुपए की आर्थिक सहायता करते हुए वित्तीय वर्ष में 562 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष हेतु इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के निःशुल्क प्रदाय योजना अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत राज्यांश के लिए इस बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं सदा बताना चाहता हूं कि योजना की शुरुआत से अभी तक राज्य के किसानों द्वारा 63 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया गया। इसके विरुद्ध किसानों को अब तक 156 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष से प्रदेश में उत्पादित होने वाले दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ क्लब करते हुए दलहन और उनकी फसलों के लिए खरीदी के बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनाज फसलों यथा धान, गेहूं, रागी, कोदो, कुटकी के साथ साथ दलहन तिलहन फसल के बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हम आगामी वर्ष में राज्य में नैनो यूरिया और डीएपी को भी प्रोत्साहित करेंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत 200 करोड़, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान करने हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य कृषि के साथ संबंधित गतिविधियां किसानों का आय बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी हैं। बागवानी, हमने बागवानी क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक प्रावधान किए हैं। एकीकृत बागवानी के लिए 150 करोड़, आयल सीड्स एवं आयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन अंतर्गत 30, आयल पाम की खेती को बढ़ावा के लिए 25 करोड़, मसाला क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत एवं अदरक की खेती को देने के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। डेयरी, अध्यक्ष महोदय, हमने गुजरात के बनासकांठा का डेयरी मॉडल रखा है, जहां
दुग्ध उत्पादन से किसान 25,000 से 1 लाख रुपए तक प्रति माह कमा रहे हैं। बनास डेयरी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। छत्तीसगढ़ में दुग्ध उत्पादन के जरिए की आय बढ़ाने के लिए हमने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में नेशनल डेयरी बोर्ड NDDB के साथ समझौता किया है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ दुग्ध संघ से जुड़ी समितियों को तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। विकास समग्र परियोजना हेतु 90 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मत्स्यिकी, आज राज्य में मत्स्य उत्पादन लगभग 8 लाख टन प्रति वर्ष। मत्स्य बीज के उत्पादन में हमारा राज्य न केवल आत्मनिर्भर है, पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात कर रहा है। 3 नवीन हेचरी सह संवर्धन निर्माण 3 जिलों में किया जाएगा। ये जिला है मानपुर मोहल्ला अंबागढ़, बलरामपुर रामानुजगंज, खैरागढ़ गंडई छुई खदान। इन 3 जिलों में सह संवर्धन पोखर का निर्माण होगा। मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। इस बजट में बस्तर संभाग में 200 झींगलन इकाई स्थापित करने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। मत्स्यिकी महाविद्यालय वर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस बार हमने अपने बजट में सुअर पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना लगभग 5 से 6 गुना की वृद्धि है। 1 लाख मत्स्य एवं पशुपालकों को KCC उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब कृषि विभाग के बजट में विभिन्न कार्यालय भवनों के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। उप संचालक कृषि बिलासपुर का, उप संचालक कृषि भवन मुंगेली, दुर्ग, बलौदाबाजार, जसपुर, कोरबा, सूरजपुर का, SDO कार्यालय कृषि मुंगेली, बलौदा, पत्थलगांव, कोरबा, कटघोरा, शक्ति का, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार, कटघोरा का, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जगदलपुर, कोरबा का, कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय सरगुजा, उसूर, जसपुर, कुनकुरी, फरसा, बगीचा, सहायक संचालन उद्यान कार्यालय गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, असूले का। इस तरह के अनेक प्रावधान किए गए हैं। भवानी साव, रामलाल साव कृषि अभियान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय मुंगेली के परिसर में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया। राज्य बनने के 25 वर्ष बाद भी अंजोरा में एकमात्र पशु चिकित्सा महाविद्यालय आज चल रहा है। इस बजट में बिलास में निर्माणाधीन महाविद्यालय में जो कामों की जरूरत है उसके लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि अंजोरा में चल रहे चिकित्सा महाविद्यालय के साथ साथ बिलासपुर में एक और महाविद्यालय काम करे, इसे इसी से प्रारंभ किया जाए, इसके लिए प्रयास है। सहकारिता अंतर्गत माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकार समृद्धि का नारा दिया है। इस सूत्र वाक्य को मानते हुए हमने अनेकों पहल किए हैं। कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 2018 का कंप्यूटरीकरण करने के लिए 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों को संपन्न बनाने की दृष्टि से 500 गोदाम सहकार्यालय भवन के निर्माण 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के शक्कर कारखानों की कार्यशील पूंजी हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुदृढ़ सिंचाई व्यवस्था कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा एवं समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। देश में ऐसे सैकड़ों सिंचाई परियोजनाएं हैं जो विगत कई वर्षों से अपूर्ण है। परियोजनाओं को आगामी वर्षों में कार्य योजना बनाकर शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से हमने अर्ध सिंचाई योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि पुरानी सिंचाई योजना समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। पूरी कार्य अवधि में लगभग 5,000 करोड़ रुपए व्यय करके 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का साहसी लक्ष्य रखा गया है। सिंचाई परियोजनाओं एवं अनुरक्षण की दृष्टि से बजट में कुल 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 20% ज्यादा है। वन अध्यक्ष महोदय, भारतीय वन सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ने वन क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। हमारे वन क्षेत्र न केवल पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के ताना बाना के धागा भी है। पिछली सरकार ने तेंदुपत्ता करने वाले आदिवासी भाई बहनों के प्रति असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए रण पादुका योजना बंद कर दी थी। हमारी जनहितैषी सरकार ने इस निर्णय करते हुए
चरण पादुका योजना को पूरा चालू किया। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही हरा सोना के नाम से प्रसिद्ध तेंदुपत्ता ग्रहण दर को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए मानक बोरा कर दिया है। इसके लिए जो कमी होती है उसे पूरा करने के लिए 204 करोड़ रुपए का बजटीय इस बजट में किया गया है। राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का संचालन 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जाति समुदायों के विकास पर चर्चा करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज कला, संस्कृति, परंपरा में न केवल विविधता प्रदान करता है बल्कि अनुभव एवं प्राकृतिक ज्ञान का भी एक भंडार है। राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में सदियों से आदिवासी भाइयों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इस बजट के द्वारा हमने अपने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए अनेक बजटीय प्रावधान किए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और अधोसंरचना के विकास के लिए 221 करोड़ रुपए, धरती जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 30 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के अंतर्गत ऊर्जा विभाग को देने के लिए 50 करोड़ रुपए, पीएम जनमन के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति को योजनाओं में सेलेक्ट करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की दृष्टि से 30 करोड़, विभाग की दृष्टि से 12 करोड़ और आवास निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखें। जिला बलरामपुर एवं राजनांदगांव 500 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु 21 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में हमने 10 स्तंभों के रूप में एकदम बस्तर और देखो का भी जिक्र किया था। मैं बस्तर में किए जा रहे प्रयासों के संबंध में सदन के समक्ष आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा। बस्तर में पहले एजुकेशन सिटी, पोटा के प्रयास विद्यालय, छूलो आसमान, लाइवलीहुड कॉलेज, नन्हे परिंदे जैसे इनोवेटिव चलाए गए, जिससे बस्तर की भावी पीढ़ी को भटक कर नक्सलवाद के चंग फंसने से बचाया जा सके, ये प्रयास किया गया। बस्तर की युवा गोली बंदूक लैंड बात करने के बजाय इन परियोजनाओं के कारण कागज कलम नीट और आई बात करने लगे। बस्तर नक्सलगढ़ के जगह पर शिक्षा का गढ़ बनने लगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी बाहर नक्सली परसेप्शन से हम बस्तर को बाहर निकाल पाए हैं। इस नकारात्मक परसेप्शन को तोड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है। भारत के सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में मार्च 2026 देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। हमारे छत्तीसगढ़ के एवं उप मुख्यमंत्री जी की अगुवाई हमने नक्सलवाद पर प्रचंड प्रहार करते हुए मात्र 1.25 साल के छोटे अंतराल में 305 से अधिक नक्सलियों को मारा है तथा लगभग 1000 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। नक्सलवाद से मुक्ति के साथ ही बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त हो रहा है और अब वहां गोलियों की गूंज नहीं बल्कि स्कूलों की घंट और मांदर के थाप सुनाई पड़ने लगे। अब बस्तर की फिजाओं में दहशत का सन्नाटा नहीं बल्कि महुआ की भीबू का है। आज कोंटा ब्लॉक कुंवरती जैसे गांव जो माओवादी हिंसा के केंद्र बिंदु थे, वहां पर पहली बार पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र भरोसा जताया है। इस वर्ष बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया। 61,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें 300 से अधिक ऐसे थे जो आत्मसमर्पित नक्सली थे। इस नए वित्तीय वर्ष में बस्तर ओलंपिक के आयोजन के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। बस जनमानस में स्वस्थ, सकारात्मक एवं सृजनात्मक भावना उत्पन्न करने की जगह जगह पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बजट में 2 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर पर्व, त्योहार, मेला मड़ाई और उत्सवों का सदैव केंद्र बिंदु है और वहां की संस्कृति की यही पहचान है। बस्तर में मैराथन के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बस्तर के सांस्कृतिक वैशिष्ट, समृद्ध प्रकृति और जलवायु की विशिष्टता के कारण इको और टूरिज्म की संभावनाएं, जैव विविधता अवलोकन एवं टूरिज्म जोन के निर्माण के लिए 10 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। बस्तर में जैसे जैसे रात का सूर्यास्त हो रहा है, वह समग्र विकास के दृष्टिकोण से नियत नेल्ला नार सुंदर गांव योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित गांवों को
हितग्राही योजनाओं से सैचुरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इस बजट में 25 रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सीजन में सिर्फ बस्तर क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख किसान भाइयों से 14 टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई तथा लगभग 3,228 करोड़ उनके खाते में सीधे भुगतान किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा यह भी है कि कोंडा गांव के नवनिर्मित एथेनॉल प्लांट भी इसी वित्तीय वर्ष आरंभ हो सके, जिससे कि क्षेत्र के किसानों को इसका बहुप्रतीक्षित लाभ मिलना शुरू हो। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह सरगुजा का अंचल भी हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। पिछली सरकार में सरगुजा क्षेत्र लगातार उपेक्षाओं का शिकार रहा, लेकिन माननीय देवसाई जी के नेतृत्व में अब सरगुजा क्षेत्र में विकास के नए युग का प्रारंभ हुआ है। सरगुजा अंचल के सभी जिलों के समग्र और संतुलित विकास हेतु हमारी सरकार ने बजट में अनेकों प्रावधान किए हैं। हमारी सरकार आने के बाद दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज हेतु 118 करोड़ रुपए हमने जारी किए हैं। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के रूप इस अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हेतु 110 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भी इस वर्ष जारी की जाएगी। सर में बांस की खेती के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जसपुर पर्यटन सर्किट, जिसमें तातापानी, सेमरसोत अभ्यारण्य, पंडरापाट, जसपुर, मयाली, कुनकुरी, कैलाश, मैनपाट आदि शामिल हैं। इस टूरिस्ट सर्किट के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। बलरामपुर में प्रयास विद्यालय स्थापना हेतु करोड़ का प्रावधान। सरगुजा अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज, मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज, मनेन्द्रगढ़ में मानसिक रोगी अस्पताल हेतु भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। जसपुर एवं मनेन्द्रगढ़ में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और फिजियोथेरेपी केंद्र बजट प्रावधान किया गया है। अंबिकापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन निर्माण का भी इस प्रावधान किया गया है। बैकुंठपुर, बलरामपुर और जसपुर में कॉलेज एडवेंचर टूरिज्म के तहत मयाली क्षेत्र में पर्यटन विकास 5 करोड़, सरगुजा में केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, उर्वरक गुण प्रयोगशाला का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सरगुजा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण भी प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के माध्यम से हम सरगुजा के लोग बेहतर सुविधाएं, अवसर और बेहतर जीवन स्तर देने का प्रयास हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सरगुजा क्षेत्र प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और यहाँ के निवासियों का सर्वांगीण विकास हो। अध्यक्ष महोदय, बस सरगुजा क्षेत्र में कम घनत्व वाले आबादी के क्षेत्र होने के कारण सार्वजनिक यातायात साधन बस आदि पर्याप्त नहीं होते हैं। अतः हमारी सरकार ने पंचायतों मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना बनाया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सुगम यातायात योजना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसे ग्रामीण में निवासरत विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, मजदूर, व्यवसायी जिन्हें अपने व्यवसायिक आवश्यकताओं, उत्पादों की बिक्री, उन्नत इलाज, पठन पाठन, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय में काम करने के लिए जो जाना पड़ता है, उस आवागमन में उनको सीधी होगी और इसका सीधा सीधा गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त बस्तर ऊर्जा प्राधिकरण के लिए भी 50-50 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को विधेयकों में राहत योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। एकल बत्ती कनेक्शन का लाभ कुल 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को प्राप्त हुआ है। इस योजना हेतु 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कुसुम योजना के क्रियान्वयन में पूर्ववर्ती सरकार का रवैया अत्यंत उदासीन रहा, तक खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। किंतु अब माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार इस योजना के क्रियान्वयन का निर्णय करते हुए 362 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली योजना हेतु भारत सरकार की पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत अतिरिक्त लाभ हितग्राहियों को देने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूर्य घर मॉडल सोलर विलेज योजना के तहत प्रत्येक जिले में मॉडल सोलर विलेज बनाने हेतु 33 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से सरोकार रखता है एवं हमारी सरकार
एक सुगम, सरल, पारदर्शी राजस्व प्रशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व न्यायालय की कार्रवाई की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के 5 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राजस्व अभिलेखों को एकीकरण कर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह भी निर्णय लिया है कि हमारे मैदानी स्तर पर पटवारी लोगों को सुगमता से अपनी सेवाएं दे सकें, इसमें संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए भी समुचित बजट प्रावधान इस बजट में किए। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर एक विशेष प्रावधान है, इसको सुने सभी लोग ध्यान से, मेरी रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने अचल संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराने जाते हैं, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उस पर 12% का अतिरिक्त उपकर शेष लगाया जाता था, उसे समाप्त करने का निर्णय लिया है। कानून व्यवस्था अंतर्गत अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने, रिस्पॉन्सिबल एवं रिस्पॉन्सिंग के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आज आधुनिक युग में जिस तरह से समाज का आधुनिकीकरण है, उसी तरह अपराध के भी नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट आदि। इसी वर्ष 5 नवीन साइबर थाने 14 बाजार भाटापारा जिला, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर तथा जसपुर में खोले जाएंगे। साइबर एवं वित्तीय अपराध के रोकथाम, विवेचना इत्यादि के लिए विशेषज्ञों के सेवा प्राप्त करने एवं साइबर फॉरेंसिक शाखा, फॉरेंसिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर इत्यादि के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। जैसी व्यापक सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए 10 जिलों राय, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा में एंटी नारकोटिक्स टास्क के गठन हेतु 3 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। के साथ ही किसी भी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए एनएसजी की तर्ज पर एक फोर्स एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य में बढ़ते औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र के सीआईएसएफ की तर्ज पर एसआई स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का निर्णय करते हुए इस बजट में प्रावधान किया गया है। नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर फाइटर्स का सराहनीय योगदान रहा है और इसे देखते हुए इस वर्ष 3278 फाइटर्स, 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर्स के पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है। 6 नौ जिलों में अजाक थाना, कोरबा, जांजगीर एवं सूर में 3 नवीन महिला थाना तथा सुकमा जिले के 2 नक्सल प्रभावित गांव गुंडा तथा डब्बा कोंटा में नवीन पुलिस थाना हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। पुलिस बल को मजबूत कर लिए एक नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा। इसके नवीनों के लिए बजट में 39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जनसंपर्क विभाग शासन के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इस बजट में संपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किया। इस बजट में पत्रकार साथियों के समाज में विशेष स्थान को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनेक प्रावधान गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन एवं विस्तार 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए 1 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य में प्रवासी संघ भी कराने का निर्णय किया गया है और इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53 कर दिया जाएगा। और मार्च माह का वेतन
जो अप्रैल में देय होगा हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। वित्तीय अनुशासन 2025-26 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्त 2025-26 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। बजट में सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। ये केवल ख्याल मात्र नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम छत्तीसगढ़ के विकास और कल्याण के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। प्राप्तियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2025-26 में 1,65,100 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 12% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की प्राप्तियां 76,000 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 65 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 24,100 करोड़ रुपया अनुमानित है। राज्य की प्राप्तियों में कर राजस्व 54,000 करोड़ एवं करेत्तर राजस्व 22,000 करोड़ अनुमानित है। हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोध किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 11% वृद्धि का अनुमान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, व्यय की दृष्टि से वर्ष 24-25 के लिए कुल व्यय 1,65,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 38,196 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 26,340 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22,300 करोड़, वर्ष 2025-26 में 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश, राज्य या संस्था के लगातार विकास में वित्तीय अनुशासन का बहुत अधिक होता है। जैसा कि हमने 2047 के विजन को सामने रखा है, इस कालिक समय अवधि में राज्य को वित्तीय अनुशासन में रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF में 480 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया है, जिसके फलस्वरूप CSF फंड की हमारी कुल राशि अब 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वर्ष 2026 में CSF में 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त निवेश का प्रावधान हमने किया है। इस CSF वित्तीय स्टेबिलिटी के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है और देश के 3 परफॉर्मिंग स्टेट में आज हमारा छत्तीसगढ़ खड़ा है। साथ ही गारंटी फंड GRF में इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए देश का प्रावधान हमने किया है। CSF एवं GRF संबंधी मानकों के पालन में छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से है। अध्यक्ष महोदय, कि सबको विदित है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था हेतु हमने इस बार पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा। इसके लिए एक अधिनियम भी हम बनाएंगे। इस फंड के लिए 456 करोड़ रुपए निवेश का बजटीय प्रावधान भी हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, पेंशन के भविष्य की लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने वाले संभवतः के प्रथम राज्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण हमारे राजस्व में खनिजों पर रॉयल्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्यादातर रॉयल्टी मूल्य के प्रतिशत पर आधारित होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों से खनिजों के मूल्य में उतार के कारण हमारे राजस्व में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको स्थिर करने एवं साथ ही निवेश का लाभ लेने एवं दीर्घकालिक विकास को लक्षित करते हुए एंड स्टेबिलिटी फंड की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें वर्ष 2025-26 में अधिक निवेश स्वरूप 100 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। यह फंड दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और प्रदेश के सतत विकास को सुनिश्चित करने का एक साधन बनेगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट से मैं बताना चाहूंगा कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 41,000 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में
कुल 2,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल घाटा 22,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केंद्र से पूंजीगत हेतु विशेष सहायता ऋण SCA 4,000 करोड़ रुपए को हमने शामिल किया है। कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 18,900 करोड़ रुपया होगा। राज्य के GDP सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। RBI के FRBM सीमा जो RBI ने निर्धारित की है कि GSDP के 3% के नीचे होना चाहिए, के नीचे GDP के 3% के भीतर है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक और साथ ही मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम FRBM और वित्त आयोग धारित सीमाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट में का ध्यान व्यय के लिए किए गए बजट प्रावधानों पर होता है, किंतु श्री विष्णु साय नेतृत्व में हमने पूरा साल सरकार के आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान है। इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष स्टाम्प एवं पंजीयन से होने वाली 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन से आने वाले आय में 17% की वृद्धि दर्ज की है। आबकारी के आय में 21% और GST से आने वाले आय में 15% अधिक की वृद्धि हुई है। यह केवल और केवल हमारी सरकार की ईमानदार प्रयास की है। अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्ताव के अंतर्गत कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को राहत देते हुए आयकर में छूट की सीमा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर 12 दिया। इससे निश्चित तौर पर जनमानस के व्यय योग्य आय एवं बचत में वृद्धि होगी। इससे वस्तुओं और के उपभोग में अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। वर्तमान में के अंदर 50,000 रुपए से अधिक कर योग्य वस्तु के परिवहन GST अंतर्गत ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान, छोटे व्यवसायियों को राहत देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से ई-वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा कुछ आवधिक वस्तु छोड़कर 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।